नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के 15 नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और पूर्व सीएम कमलनाथ इन नामों की सूची एआईसीसी को भेजेंगे, जहां से औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो लगातार राजनीतिक दलों में अब उठापटक का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस अब एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशियों के नामों की सूची तैयार कर ली गई है और अब ये सूची एआईसीसी को भेजी जाएगी और फिर वहां से इस पर मुहर लगेगी। हालांकि इन नामों को लेकर कई तरह की चर्चाएं अभी से चलना शुरू हो चुकी हैं। कहीं बीजेपी इसे लेकर आरोप लगा रही है कि अभी सिर्फ नाम तय हुए हैं, तब विरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। जब ये नाम फाइनल हो जाएंगे, जब इनका ऐलान कर दिया जाएगा, तब क्या स्थिति होगी। विधानसभा उपचुनाव का कोई तारीख डिक्लेयर हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 3 सर्वे कराए हैं। उन सर्वे के आधार पर विजयी होने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि कुछ स्थानों पर जो नाम तय किए गए हैं उसकी अंतिम स्वीकृति अध्यक्ष महोदय भी देंगे और कांग्रेस हाईकमान भी देगा। और कुछ स्थानों पर 2 या 3 उम्मीदवारों के नाम अभी सामने आए हैं, किंतु अभी जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अनुमति प्राप्त ना हो, अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। यानी पहली सूची भेज दिएगा, जल्दी आ जाएगी। सूची नहीं भेजी, अभी इस संबंध में अंतिम विचार हो रहा है और विचार होने के बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब किस तरह की उठापटक कांग्रेस में देखने को मिल रही है? चूंकि नाम तय कर लिए गए हैं, कहीं एक नाम का, कहीं 2 नामों का पैनल है, कहीं 2 से ज्यादा 3 नामों से ज्यादा का पैनल तैयार हुआ है। क्या लग रहा है, एक राय अब बनती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में? क्या एआईसीसी को जो लिस्ट सौंपी जाएगी वो जल्द फाइनल होकर आएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सभी 27 सीटों को लेकर 3 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराने का काम किया था और वो सर्वे रिपोर्ट जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ के पास आ चुकी है। और खबर इस बात को लेकर है कि 15 सीटों पर सिंगल नाम जो है पार्टी ने तय कर लिए। 5 सीटों पर कुछ जाति समीकरण और दूसरे कारणों को लेकर जो है 2 नामों को शामिल किया गया। इसके अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी भी इसी कवायद में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द नाम को फाइनल करके उनको हरी झंडी दे दी जाए, ताकि समय रहते हुए उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में प्रचार करने का मौका मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है कि बीते दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर सर्वे को लेकर सवाल उठे थे, उसी तरीके से जो सिंगल नाम पार्टी ने तय किए उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे। तो साफ तौर पर पार्टी एक राय बनाने की कोशिश में जुटी है। कमलनाथ इससे पहले सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को साफ कर चुके हैं कि जो भी उम्मीदवार पार्टी ऐलान करेगी उसके साथ सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को खड़ा होना होगा। यानी कि एक राय बनाने और एकजुट रखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। लेकिन अनुराग, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है टाइमिंग को लेकर। कांग्रेस पार्टी कई बार स्थितियां ये हो जाती है कि जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है तब तक भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं होता है। उससे इतर अब अगर कांग्रेस अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही इस कवायद में जुट गई, आखिर ये सब किस और इशारा करता है अनुराग? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समय रहते हुए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो जाए ताकि उनको पर्याप्त समय चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। लेकिन एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपने पहली चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी है जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो ऐसे में भी अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार तय हैं जो कि कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे। ज्यादातर उन्हीं चेहरों को बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में। तो दूसरी
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी मंशा इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द नामों को फाइनल करके उनको हरी झंडी दे दी जाए, ताकि समय रहते हुए उनको प्रचार करने के लिए और विधानसभा क्षेत्र में अपनी पेट को मजबूत करने का समय मिल पाए। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन करती रही है। 3 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए गए, स्थानीय नेताओं से रायशुमारी की गई है और उसके बाद कुछ सीटों पर नाम पार्टी ने फाइनल कर लिए। 15 सीट ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम पार्टी ने तय कर लिया है। 2-4 दिन के अंदर जो बाकी सीटें हैं उन पर भी नाम फाइनल कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द पार्टी इन तमाम नामों की सूची AICC को भेजेगी, जहां से जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। उपचुनाव से पहले रूठों को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल के नेताओं को मनाने की कवायद अब तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जयभान सिंह पवैया से मुलाकात हुई है। ग्वालियर में उनके घर जाकर मुलाकात उन्होंने की है। करीब घंटे भर बंद कमरे में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पवैया बोले, मैं नाराज नहीं हूं, चुनाव के लिहाज से सबसे अहम है ग्वालियर चंबल। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस बीच अगर कोई एक भी बड़ा नेता अगर रूठता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि किसी भी तरह से बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है, जिसमें हर फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट कराने की मांग की गई है। सारंग ने अपनी चिट्ठी में सुशांत मामले का भी जिक्र किया है। प्रसारण मंत्री जी को लिखा है कि ये जो अभिनेता अभिनेत्री है समाज के आइकॉन है, युवा का एक बड़ा वर्ग है जो इनको आत्मसात करता है, इनकी जीवन शैली को अपनाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बॉलीवुड से ड्रग एंगल खत्म हो। और जिस प्रकार से पहले खेल और खिलाड़ियों से ड्रग को अलग करने के लिए डोप टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई गई, हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के पहले डोप टेस्ट होता है। खिलाड़ी को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो ड्रग्स नहीं लेता, जो ड्रग्स लेता है उस पर पाबंदी लग जाती है। तो क्यों ना हम हर शूटिंग के पहले भी ये सुनिश्चित करें, जो ड्रग्स लेता है उसको फिर फिल्मों में या एक्टिंग करने की इजाजत ना मिले, जिंदगी उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये समाज की एक ऐसी बुराई है जिस पे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और जो सेगमेंट हमें लग रहा है कि इन्वॉल्व है फिल्म वाला, तो हमें उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और रोकथाम करनी पड़ेगी। और रोकथाम ऐसे ही होगी। जैसे संजय दत्त का मामला सबके सामने, कंगना रनौत ने खुद ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनको इन्वॉल्व किया। तो ये बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी, गाए बगाए नोइंगली अननोइंगली यदि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी रोकथाम करे। हमारी सरकार तो इस तरह की कुरीति के खिलाफ लगातार काम करती है। देश की सरकार ने भी काम किया, मोदी जी ने भी काम किया, हमने भी काम किया है। लोग बोलते हैं कि नोटबंदी के बाद तो ड्रग्स को लेकर एक ड्रग माफिया पर एक बड़ा कुठाराघात हुआ था। तो मोदी सरकार ने तो हर मुद्दे पर, शिवराज सरकार ने हर मुद्दे पर ऐसी कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई चल रही है। हालांकि भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई अब खत्म हो गई है, जहां से 10 घंटे की कार्रवाई में 9 लाख रुपये नकद, 13 लाख रुपये कीमत के जेवर, 2 महंगी कार, 4 बाइक जब्त की गई है। वहीं इंदौर स्थित एक बंगले से भी दस्तावेज मिले हैं। साथ ही खन्ना के बेटा बेटी की पढ़ाई पर हुए खर्च का भी ब्यौरा जुटाया गया है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेजों की भी इंदौर लोकायुक्त जांच कर रही है। इंदौर लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि प्रदीप खन्ना के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई। लोकायुक्त ने इस शिकायत की पड़ताल की और पड़ताल में कई जानकारियां और सबूत जुटाने के बाद एक साथ 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इंदौर के पटेल नगर स्थित उसके दूसरे घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाना है। कल उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, जिसके बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि
दुनिया में शोक की लहर थी, क्योंकि देश के बाहर भी कई ऐसे राजनेता जिन्होंने शोक प्रकट किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी राष्ट्रीय शोक एक दिन का है और वहाँ पर भी एक दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज झुकाया जाना है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो 7 दिन का राजकीय शोक भारत में है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में भी शोक प्रकट किया गया है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया है। आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे और सभी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आजादी के दीवाने परिवार से निकलकर देश के शीर्ष पद तक प्रणब मुखर्जी पहुंचे। बेहद सरल और सौम्य व्यक्तित्व उनका हमेशा से रहा। बेहद शांत स्वभाव, यहां तक कि कई ऐसे संस्मरण हैं जो नेता भी उनके बारे में साझा करते हैं और कहते हैं कि संकट मोचक के तौर पर भी उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, बहुत दिन तक वे शांत बैठ नहीं पाए क्योंकि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी राह देख रही थी और 1 महीने बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली, जिसके बाद बतौर राष्ट्रपति उन्होंने कई ऐसे बड़े निर्णय लिए, कई ऐसे मील के पत्थर साबित किए जो हमेशा याद रखे जाते रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी के पुत्र प्रणब मुखर्जी आज इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। ये तस्वीरें हम उस श्मशान घाट से आपको दिखा रखे हैं जहां उनका अंतिम संस्कार होगा और उनकी पार्थिव देह पहुंच चुकी है। मिराती से महामहिम तक का जो सफर उनका रहा, कई संघर्षों भरा रहा, कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस को भी उन्होंने अलविदा कह दिया था और खुद की पार्टी बनाई, फिर पुनः उन्हें वापस से पार्टी में जोड़ा गया, जिसके बाद से लगातार वे कांग्रेस के लिए और फिर उसके बाद जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो देश के लिए बतौर राष्ट्रपति उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सड़क हादसे में मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है तो कई घायल भी हो गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से आज का दिन सड़क हादसों भरा दिन रहा है। तस्वीर सिवनी की, जहां पर मजदूरों से भरी गाड़ी कंटेनर से टकरा गई, जिसपे 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हुए हैं। अलोनिया टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर बड़वानी की है जहां पर संयुक्त कलेक्टर की गाड़ी से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को अंजड़ से बड़वानी रेफर किया गया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो 2 हादसों की तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये 2 हादसे आज देखने को मिले। सिवनी और बड़वानी की तस्वीर। सिवनी में जहां मजदूरों से भरी हुई गाड़ी कंटेनर से टकरा गई तो बड़वानी में कलेक्टर की गाड़ी से युवक टकरा गया जो घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है। महाकाल शिवलिंग शरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरण रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिवलिंग संरक्षण का काम मंदिर प्रबंधन को सौंपा गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस मामले को लेकर फैसला सुनाया है।
इंदौर में एक बार फिर कोरोना से लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में कोरोना के 258 नए मरीज मिले हैं। वहीं 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक यहां 9,268 मरीज रिकवर हो चुके हैं। यहां अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 3,584 पहुंच चुकी है। इंदौर वासियों को बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। आज से यहां पर दूध 2.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। अब दूध की कीमत 48 रुपये लीटर हो चुकी है। 45 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले 48 था, उससे घटकर 45 रुपये 50 पैसे हो गई है। बारिश की वजह से पशु आहार की कीमतों में कमी आई है और यही वजह है कि दुग्ध विक्रेता संघ ने यह फैसला किया है कि दूध के दामों की भी जो है वो मात्रा अब तय कर दी जाए, उसे कम कर दिया जाए। जो अभी तक 48 रुपये बंदी का दूध का भाव मिल रहा था, वह अब 45 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उपभोक्ताओं। पन्ना जिले में बारिश की वजह से इन दिनों नदी नाले उफान पर है। यही वजह है कि यहां पर बहने वाली जलप्रपात भी अपने पूरे शबाब पर देखे जा रहे हैं। यहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नहाने और पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। यहां पर इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, न ही यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा के इंतजाम नजर आते हैं। पन्ना जिले में इन दिनों भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। यही कारण है कि यहाँ पे बहने वाले जलप्रपात भी अपने पूरे सबाब पर हैं। हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, यह है लखनपुर का सेहा, जहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं और पिकनिक मनाते हैं। इतना ही नहीं, पिकनिक मनाने के साथ में यहाँ पे ये जो देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से पर्यावरण को दूषित करने के लिए बोतलें और खाने की सामग्री यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण यहाँ पर दूषित होता है। हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर प्रशासन ने किसी भी प्रकार के कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। निश्चित तौर पर कभी भी बड़ा हादसा घट सकता है। यदि कोई अनहोनी घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पन्ना से संजय तिवारी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं खबर खरगोन से। पानी बड़वाह पुल हो चुका है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से ये पुल जलमग्न हो चुका है। पिछले 60 घंटे से ये पुल जलमग्न है। पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। हाईवे स्थित नर्मदा पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। धीरे धीरे जलस्तर कम जरूर हो रहा है, लेकिन पुल से आवाजाही अभी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार पुल पर पानी मौजूद है और ये की वजह है कि लगभग 60 घंटे गुजर चुके हैं। ये पुल जलमग्न है। खबरधार से करौली ग्राम में डकैती बदमाशों ने बंदूक से फायरिंग की है। गोफन से पत्थर मारे गए हैं। लगभग 30,000 की लूट को अंजाम यहां पर दिया गया है। 3 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़वानी की निजी अस्पताल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पत्थर से बदमाशों पर हमला किया। लगभग 25 से 30 की संख्या में यहां पर बदमाश पहुंचे थे। धार जिले के ग्राम करौली की यह घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की थी। आज सीएम शिवराज ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर नई व्यवस्था की गई है। नगर निगम की तरफ से राजधानी में विसर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। विसर्जन पॉइंट पर लोगों से गणेश प्रतिमाएं ली जा रही हैं। इसके बाद निगम की तरफ से इन प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा रहा है।
गणेश उत्सव का समापन हो चुका है और अब विसर्जन का समय आ गया है और इस बार नगर निगम ने खास प्रबंध किए हैं। कोरोना के मद्देनजर लोग भीड़ ना लगाएं, इस बात का खास ख्याल रखा गया है और व्यवस्था जो बदली हुई है उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि अब नगर निगम ने कुछ पॉइंट्स चिन्हित कर लिए हैं जहां पर लोग घर से विसर्जित करके जो गणेश की मूर्ति है वो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स पर रखने आ रहे हैं ताकि यहाँ से सभी मूर्तियों को एकत्रित करके नगर निगम की गाड़ी लेकर के जाए और जहाँ पर विसर्जन होना है, यानी कि कुछ एक चयनित जगह है जहाँ पर विसर्जन किया जाता है, वहाँ पर घाटों पर ये मूर्तियाँ विसर्जित हो सके। जो मूर्तियाँ हैं वो जगह जगह वार्ड के तहत विसर्जन किया जा रहा है मूर्तियों का। लोग घर में विसर्जन के बाद यहाँ पर मूर्तियाँ छोड़ के जा रहे हैं और सभी मूर्तियों को एकत्रित कर कर नगर निगम की गाड़ी आ रही है जो इन मूर्तियों को घाटों पर लेकर के जा रही है और पूरे विधि विधान के साथ इन मूर्तियों का घाटों पर विसर्जन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। प्रदेश में फिर शिक्षकों की भर्ती अटक गई है। 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लगा है। वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति अटक चुकी है। नियुक्ति प्रक्रिया वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की वर्ग 1 में ज्वाइनिंग होनी है। प्रदेश भर में 33,000 शिक्षक का चयनित हुए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत इनका चयन हुआ है। 2018 में ये पात्रता परीक्षा हुई थी। 2 साल बाद भी शिक्षकों को भर्ती नहीं मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।